डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। ये हमारा आज का टॉपिक है राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। When a vehicle goes round a curved road, it requires some centripetal force. While rounding the curve, the wheels of the vehicle have a tendency to leave the curved path and regain the straight line path. Force of friction between the wheels and the road opposes this tendency of the wheels. This force of friction therefore acts towards the center of the circular track and provides the necessary centripetal force. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्व्ड रोड, यानी कि जब भी हमारे व्हीकल को किसी कर्व्ड रोड पे जाना पड़ता है, यानी कि कोई भी कार आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है और एकदम आपके रास्ते में क्या आ जाता है, मोड़ आ जाता है। कर्व्ड रोड को हम क्या कहते हैं कि मोड़ अगर आपके रास्ते में ऐसे आ जाता है, कोई भी आप जा रहे हो रोड पे और मोड़ अगर रास्ते में आ जाता है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड रोड। ठीक है, कि जब भी आपकी सड़क जो में है, सड़क में ऐसे आपके मोड़ आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड रोड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी क्या है, ये आपकी सर्कुलर है। ठीक है, और हमें पता है कि सर्कल में मूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सर्कल में मूव करने के लिए चाहिए होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हमारी कार जो है इसमें कर्व्ड रोड में जाती है, यानी कि इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपकी कर्व्ड रोड है, यानी कि जब भी आप जा रहे हो और उसमें आपके रास्ते में कोई ऐसे मोड़ आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्व्ड रोड। ठीक है, व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्व्ड रोड, तो जब भी कोई भी व्हीकल आपका कर्व्ड रोड में जाता है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, जब भी उसको हमें कोई भी मोड़ लेना है, ठीक है, इट रिक्वायर सम सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये जो थोड़ा रोड है ये आपकी कैसी है, सर्कुलर है। मोड़ आपका कैसा होता है, थोड़ा सा सर्कुलर होता है। और हमें पता है कि सर्कल में मूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा व्हीकल जो है वो हमारा किसी कर्व्ड रोड पे है, तो इसको सर्कल में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आता है। ठीक है, तो इसमें फिर बताया गया है वाइल राउंडिंग द कर्व, तो जैसे हम कर्व पे पहुंचते हैं, द व्हील्स ऑफ द व्हीकल हैव ए टेंडेंसी टू लीव द कर्व्ड पाथ। ठीक है, और जैसे ही उसने कहा है कि जैसे ही हम जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है जैसे गाड़ी, और एकदम से ऐसे आपका मोड़ आ गया, ठीक है, ऐसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे थे और एकदम से ऐसे मोड़ आ गया, ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि अगर हम कोई भी सर्कुलर पाथ में होते हैं, ठीक है, और अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, अगर मान लो मिस पॉइंट पे है, तो हमारी जो है गाड़ी जो है वो हमारी स्किड भी कर सकती है। अगर हम किसी भी मोड़ पे मुड़ रहे हैं और अगर हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से मुड़ते हैं, तो हमारी गाड़ी क्या है, वो स्किड भी हो सकती है, स्लिप भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में है तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में रहने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी आपका सर्कुलर है आपका, ठीक है, और आप बहुत ही तेज़ स्पीड से अगर मोड़ कर रहे हो, तो आपकी जो गाड़ी है वो आपकी स्किड भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब भी हम कोई भी मोड़ लेते हैं या कोई भी हम कर्व्ड रोड पे चलाते हैं, तो हमारी वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, सो दैट हमारा व्हीकल जो है वो स्लिप ना करे या स्किड ना करे। ठीक है, इसके लिए वेलोसिटी जो है हमारी एक रेंज से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम सर्कुलर इसमें है, कर्व्ड पाथ में है, तो जो हमारे टायर्स और रोड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वही हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, गाड़ी के जो टायर्स होते हैं और जो रोड्स होती हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हम सर्कल में मूव कर रहे हैं, ऐसे जो हमारा मोड़ है या जो हमारी कर्व्ड रोड है वो हमारी ऐसे सर्कल होती है, और सर्कल में मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, जैसे ये मान लो हमारा व्हीकल है,
ठीक है। तो ये जो रोड है और जो इसके टायर्स हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये फिगर में आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि कोई भी ये जो आपकी रोड, ये आपकी कर्व्ड रोड है और कर्व्ड रोड पे ये आपका ये गाड़ी है, ठीक है। इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन आर होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। और जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो एफ है, दिस इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो गाड़ी के टायर्स हैं और जो रोड है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कर्व्ड रोड में या सर्कल में मूव कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम किसी भी कर्व्ड रोड पे जाते हैं तो कर्व्ड रोड पे हमें मूव करने के लिए थोड़ा सा सर्कल में मूव करना पड़ता है और सर्कल में मूव करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि जो आपका व्हील्स और रोड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रोड्स का और टायर्स के बीच का वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कल में मूव करने के लिए। और अगर कर्व्ड रोड पे हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, वी अगर हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी जो गाड़ी है, जो हमारी कार है, वो क्या हो सकती है, वो हमारी स्किड भी हो सकती है, फिसल भी सकती है और वो कहाँ जा सकती है, वो आपकी स्ट्रेट लाइन में जा सकती है। यानी कि कर्व में जाने की बजाय वो हमारी कहाँ जा सकती है, स्किड होके स्ट्रेट लाइन मोशन में जा सकती है अगर वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होगी। तो जब भी कोई भी आपका टर्न आता है तो वहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो कम आनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यही निकालेंगे कि अगर कोई भी टर्न आपका आता है या सर्कुलर रोड पे आप चल रहे हो तो मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि आपकी गाड़ी जो है वो स्किड ना करे, ठीक है, या फिसले ना आपकी गाड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्योंकि सर्कुलर पाथ में अगर वो चल रही है और अगर वो स्किड होती है तो वो कौन से पाथ में जाएगी, वो आपके स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी, अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन में वो आपकी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो है कितनी होनी चाहिए अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अगर मान लो ये आपका कर्व्ड रोड था, ठीक है, और ये आपकी मान लो कार है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, कार का जो वेट होगा, जो क्या है आपका mg, वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यानी कि कार जो है रोड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है mg, जिसको हम वेट कहते हैं। तो वेट जो होगा ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और रोड जो कार पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन होगा। तो जो आपकी कार है वो रोड पे फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, जो किसके बराबर है, वेट के बराबर होता है। वेट है हमारा mg और बदले में जो रोड है वो भी कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं और ये आपका वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका सेंटर की तरफ होगा, ये जो होगा ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और ये आपका सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर जो है वो आपका mg के बराबर है। बैलेंस कंडीशन में आर जो है वो mg के बराबर है। और फिर हम देखेंगे कि ये जो f है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या प्रोवाइड करेगा, आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, mv² के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, जो आपका कार का वेट है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। अभी जैसे मैंने फिगर में आपको बताया कि जो कार का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और जो रोड कार के ऊपर रिएक्शन लगाती है वो वर्टिकली अपवर्ड होती है और उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो रोड के बीच में और टायर्स के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अभी हमने देखा कि जो आर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड्स द सेंटर टर्न, ठीक है। इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि यहाँ पे
हमने जो आपका फ्रिक्शन फोर्स देखा, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि जो एफ है वो किसके बराबर होगा, आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। एफ जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, ये किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के बराबर होता है। फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू इंटू आर के बराबर होता है। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ, ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, एम वी स्क्वायर बाय आर। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है हमें पता है वो किसके बराबर होती है, म्यू एस इंटू आर के बराबर होगी। ठीक है, और आर अभी हमने देखा आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू एस, और आर की वैल्यू है आपके पास एम इंटू जी। तो एम क्या हो गया यहाँ पे, मास ऑफ द कार, जी आपकी ग्रेविटी हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, म्यू एस क्या है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हम कंपेयर करें, एम से एम कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालनी है कि जब भी हम सर्कुलर टर्न लेते हैं, कोई भी टर्न लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी मैक्सिमम स्पीड जो है गाड़ी की वो कितनी होनी चाहिए, सो दैट वो गाड़ी हमारी स्लिप ना करे, स्किड ना करे। तो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू एस जी इंटू आर। तो यही आपको निकालना था। ठीक है, कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपकी अलोंग द टर्न कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर यही कि जो यही हमने किया कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू इंटू आर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे म्यू एस इंटू आर लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका म्यू एस। आर की वैल्यू जो है वो आपकी एम जी के बराबर है, और इसको हमने किसके बराबर का, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो v की जो वैल्यू हो गई वो आएगी आपकी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी वेलोसिटी की। तो इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए आपकी, v जो यहाँ पे दी गई है लेस देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो आपकी वेलोसिटी है, जब भी आप सर्कुलर टर्न ले रहे हो तो आपकी वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। तो म्यू एस क्या है, म्यू एस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ये जो आपका सर्कुलर ट्रैक है इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, और जी जो है आपकी ग्रेविटी हो गई। ठीक है, तो इससे ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कि जब भी हम कोई भी टर्न लेते हैं तो हमारे जो व्हीकल की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। अगर हमारे व्हीकल की स्पीड इससे कम होगी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी से, अगर हमारी वेलोसिटी से कम होगी तो हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं करेगी, वो स्किड नहीं करेगी। और अगर हमारी वेलोसिटी से ज़्यादा है तो हमारी जो कार है वो हमारी स्किड हो जाएगी या स्लिप हो जाएगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो ये आपका तो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालें तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे किसका साइन रखेंगे, इक्वल का साइन रखेंगे। तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है कि जब भी आप सर्कुलर टर्न में ले रहे हो, ठीक है, ये आपका सर्कुलर रोड है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे टर्न ले रहे हो तो आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए म्यू एस आर इंटू जी अंडर रूट, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे ज़्यादा अगर होगी तो आपकी गाड़ी जो है वो स्किड हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व। ठीक है, यानी कि ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पे कोई भी गाड़ी जो है वो आपकी टर्न ले सकती है विदाउट स्किडिंग, यानी कि बिना फिसले हुए आपकी गाड़ी टर्न ले सकती है। अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम है और इससे के बराबर है तो आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी, अगर इससे मैक्सिमम से ज़्यादा अगर आपकी हो गई तो आपकी गाड़ी जो है वो स्किड हो जाएगी जब भी आप सर्कुलर टर्न लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये आपकी रेडियस ऑफ कर्व पे डिपेंड करती है, यानी कि ये जो कर्व का जो रेडियस है वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है,
तो और दूसरी किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रही है, म्यू एस पे डिपेंड करती है। म्यू एस क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ठीक है। और जो वी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार, यानी कि यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि वो मास पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। एक तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, एक रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे वो डिपेंड कर रही है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर हैवी व्हीकल है या स्लो व्हीकल है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो सबके लिए जो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू होगी, सारे व्हीकल्स के लिए जो स्पीड की वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार। तो ये अभी हमने किया इसमें राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कोई भी जो व्हीकल है आपका जब भी वो टर्न लेता है, तो टर्न लेने के लिए जो उसको टर्न में जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि जो आपके रोड और जो टायर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और यहाँ से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होती है, म्यू आर इंटू जी, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट इसमें फिर एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है, ए बेंड इन ए लेवल रोड हैज़ ए रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी आपकी लेवल रोड है उसका जो रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी जो आपका बेंड है यानी कि लेवल रोड में कोई भी आपका बेंड है उसका जो रेडियस है वो 100 मीटर गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टेकिंग दिस बैंड में है विदाउट स्किडिंग, यानी कि बिना स्किड किए, बिना फिसले, बिना स्लिप हुए जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो आपको निकालनी है। और जब कार आपकी टर्न ले रही है और जो रेडियस गिवन है वो आपको 100 मीटर का गिवन है, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड जो है वो 0.8 गिवन है। तो सिंपल है, इसमें हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो रेडियस की जो वैल्यू गिवन है वो आपको 100 मीटर की गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो गिवन है म्यू एस वो आपको गिवन है 0.8, और आपको ये चीज़ें चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड जो हमारी होती है वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी, तो इसके बराबर होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेंगे। म्यू एस की वैल्यू है 0.8, आर की वैल्यू है 100 मीटर, और जी की वैल्यू भी 9.8 होती है। तो ये सारी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारी मैक्सिमम स्पीड आएगी वो आएगी 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब भी हम कोई भी टर्न ले रहे हैं और उसका रेडियस जो है वो 100 मीटर है, तो जो हमारी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए सो दैट कि हमारा व्हीकल जो है वो स्किड ना करे, स्लिप ना करे, तो वो होना चाहिए हमारा 28 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, इस वाले फॉर्मूले पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो 28 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये टॉपिक भी जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो। एज डिस्कस्ड इन आर्टिकल, जो अभी हमने आर्टिकल किया है, द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी with which a vehicle can go round a level curved road without skidding depends on mu, the coefficient of friction between the tires and the road, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अभी हमने देखा कि जब भी कोई भी जो आपकी कार है या कोई भी व्हीकल है, जब भी वो आपका लेवल रोड पे जाता है तो जो उसकी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी अभी हमने निकाली है, यानी कि कितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी म्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, यानी कि कोई भी व्हीकल अगर आपका जा रहा है, टर्न ले रहा है, जब भी कोई भी जो आपका व्हीकल है, ठीक है, कोई भी आपका व्हीकल है वो आपका कर्व्ड रोड पे जा रहा है, तो विदाउट स्किडिंग यानी कि बिना स्लिप हुए उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी होती है वो अभी हमने निकाली, किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। यानी कि वो किस पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है।
तो वो जो वेलोसिटी है हमारी, जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है, वो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, यानी कि वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी डिक्रीज कब हो सकती है? तो इसने क्या कहा है कि अगर हमारी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा डिक्रीज हो जाए, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा डिक्रीज कब होगा? जब हमारा जो रोड है वो स्मूथ होगी और जो या रोड है वो हमारी गीली होगी, ठीक है। तो जो हमारा म्यू है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमारा डिक्रीज हो जाता है कि कब? अगर जो रोड है वो आपकी बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, और जो आपकी रोड है या अगर वो आपकी वेट है, तो इस केस में जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। एंड सो ऑन, और भी और भी मेथड्स हो सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन जो है वो आपका कम हो सकता है, ठीक है। इस मीन्स कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ नॉट ए रिलायबल सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसमें हमने कहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपका डिक्रीज भी हो जाता है। कि रोड्स जो है आपकी स्मूथ हैं तब भी आपका डिक्रीज हो गया, या बारिश हो गई है, स्नो गिर गई है, तब तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपके डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी भी आपकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ नॉट ए रिलायबल सोर्स, यानी कि इस वाले फॉर्मूले पे हम भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका रिलायबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर आपका कम या ज़्यादा हो जाता है तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये वेलोसिटी आपकी रिलायबल नहीं है और ये फॉर्मूला आपका रिलायबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका डिक्रीज भी हो सकता है और इससे जो आपके स्लिप होने की वेलोसिटी है वो भी आपकी बार बार डिक्रीज हो सकती है, और आप उसको जो वैल्यू गिवन है उस पर आप रिलायबल नहीं कर सकते, वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है? इस वाली प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? इस वाली प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ए सेफर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू रेज द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड एबव द इनर एज, ठीक है। तो इसमें इसको फिर ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? रेज द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड, यानी कि जो आपकी कर्व्ड रोड है उसके आउटर एज को रेज किया जाता है एबव द इनर एज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो पहले तो हमने देखा था कि ये जो है ये आपकी कर्व्ड रोड थी, ठीक है। तो यानी कि ये भी पॉइंट ए, ये भी जो है ये भी, दोनों जो थे ये आपके सेम हाइट पे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो आउटर वाली रोड है उसको हमने एंगल थीटा से उठा दिया है, ठीक है, एंगल थीटा से हमने उठा दिया है। यानी कि इसमें हमने क्या किया है? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि जो हमारा ये हमारा इनर सर्कल है और ये हमारा आउटर एज होता है, ये हमारी रोड, ये हमारा रोड का इनर पार्ट है और ये हमारी रोड का आउटर पार्ट है, ठीक है। तो जो हमारी आउटर पार्ट वाली रोड होती है उसको हम क्या करते हैं? एक एंगल से ऊपर उठा देते हैं। दोनों रोड जो होती हैं वो सेम ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाले उसमें हमने पढ़ा कि ये वाला भी मतलब ये वाला भी हमारा दोनों जो थे, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा, जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी निकाली, वो हमारा लेवल रोड है ये, ठीक है। दोनों जो है ये हमारे सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हैं। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड में हम क्या करते हैं कि ये हमारा इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है, तो आउटर एज वाले पोर्शन को हम एंगल थीटा से उठा देते हैं इनर एज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो आउटर एज वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ पे उठा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ये हमारी कोई भी, ये हमारी ऐसे कार का रोड का इनर सरफेस है और ये हमारा जो रोड का आउटर एज है, इसको हम एंगल थीटा से उठा देते हैं। तो ये हमारा, तो ये जो आउटर एज है ये इनर एज के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला हमने जो किया था, इससे पहले वाले में हमने किया था ये हमारा, इससे पहले वाले में हमने किया कि जो आपका लेवल रोड होता है, सर्कुलर लेवल रोड होता है, तो ये वाला भी जो है, दोनों जो हैं ये वाले पॉइंट आपके इनर एज वाला ये पॉइंट मान लो P है और ये वाला Q है, दोनों जो हैं सेम एंगल पे हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, दोनों जो हैं ये आपके सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं,
ये वाले जो होते हैं आपके सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होते हैं। लेकिन इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जब वो कम या ज़्यादा हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, तो वो फॉर्मूला आपका रिलायबल नहीं है। तो सेफर एक्शन के केस में फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। यानी कि ये अगर आपका इनर सरफेस है रोड का और ये हमारी आउटर एज की रोड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में एंगल होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि ये जो आपकी अंदर वाली रोड है, रोड का लेफ्ट वाला सरफेस है, और ये जो रोड का राइट वाला सरफेस है, दोनों के बीच में एंगल होता है। दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, थीटा एंगल। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो है ये थीटा एंगल होता है। यानी कि जो आउटर एज वाली रोड है इनर वाली एज के साथ में थीटा एंगल बनाती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। तो जो इसमें हम पहले हमने देखा था कि लेवल रोड वाला, उसमें दोनों रोड जो थी आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थी। ठीक है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। लेकिन अब जो बैंकिंग वाला रोड हम कर रहे हैं उसमें जो बाहर वाला एज होता है सड़क का, ठीक है, जो आपकी कर्व्ड रोड का बाहर वाला एज होता है वो इनर वाले सरफेस के साथ में थीटा एंगल से उठा हुआ होता है। ठीक है, तो इनर वाला अगर हम देखें ये है, तो आउटर वाला जो है इसके साथ में थीटा एंगल बनाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैंकिंग रोड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे पूरा, तो ये डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें फिर ये बताया गया है, ए सेफर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू रेज द आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड बाय द इनर एज। तो इसमें फ्रिक्शन पे जो आपका फ्रिक्शन पे अपनी वेलोसिटी की डिपेंडेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी कर्व्ड रोड का आउटर सरफेस था, जो बाहर वाली सड़क है हमारी, आउटर एज है रोड का, वो इनर एज से उसको हम थीटा एंगल से उठा देते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक है, बाय डूइंग सो द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड शैल बी स्पेयर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो दिस फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड एबव द इनर एज इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो जो हमारी रोड का आउटर एज है उसको इनर एज के कंपैरिजन में थीटा एंगल से रेज करने का जो फिनोमिना है उसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो आपकी आउटर एज है, जो आपकी रोड की बाहर वाली सड़क है, जो यानी कि बाहर की तरफ वाला हिस्सा है रोड का, जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो रोड के लेफ्ट साइड वाले हिस्से के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो जो आउटर एज है, जो हमारा रोड का हमारा आउटर एज है, यानी कि बाहर वाला हिस्सा जो है वो इनर वाले के साथ में कितना एंगल बना रहा है, इनर एज के साथ में थीटा एंगल बनाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आउटर एज है ये इनर एज के साथ में थीटा एंगल बनाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड करने से हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसकी लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो हमने लेवल रोड में निकाली थी उसमें हमने निकाली थी कि जो आपकी वी मैक्सिमम है वो किसके बराबर आती है, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी। ठीक है, तो जैसे ही हम ये बैंकिंग ऑफ रोड वाला करते हैं कि जो आपकी आउटर एज है उसको हम अगर थीटा एंगल से उठा देते हैं, तो जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है, वी मैक्सिमम की वैल्यू है, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्पीड लेके भी आप सर्कुलर रोड पे ज़्यादा स्पीड लेके भी आप बिना स्लिप हुए जो है सर्कुलर रोड पे अपनी गाड़ी को सर्कुलर टर्न आप ले सकते हो। तो ये था हमारा। तो इसमें फिर फिगर में दिया गया है ओ एक्स इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ ए इज द लेवल ऑफ बैंक रोड एंड हुज आउटर एज हैज़ बीन रेज्ड बाय द एंगल ऑफ थीटा, दिस इज द रोड बेड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस फिगर को ध्यान से देखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे गिवन है आपको। तो इस वाले अगर हम फिगर में देखें तो ये आपकी इनर रोड है और ये आपका रोड का इनर एज है और ये आपका रोड का आउटर एज है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस वाले ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर एज और इनर एज के बीच का जो एंगल है वो कितना है, आपका थीटा एंगल है। तो इसको हमने जो है वो थीटा एंगल से यहाँ पे दिखाया है।
तो फिर यहाँ पे जो कार आपकी गिवन है, इसका जो वेट होगा वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम इस पॉइंट से भी दिखा सकते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कि ये जो आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आउटर वाला पार्ट है ये इनर वाले के साथ में कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आउटर एज है ये इनर एज के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। दिस इज़ द बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि जो बाहर वाली रोड का बाहरी हिस्सा है वो अंदरूनी हिस्से से थीटा एंगल से आपका उठा हुआ होता है। तो यहाँ पे मान लो आपकी कोई भी गाड़ी है, ऐसे कोई भी जो कार है वो आपकी ऐसी है, तो इसका जो वेट होगा वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो वेट है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो mg, फिर हम देखेंगे इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो आपकी कैसे होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी आपकी, नॉर्मल टू द सरफेस r। फिर इस r को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा आपका r cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो होगा दिस इज़ द r sin थीटा, ये कंपोनेंट जो होगा ये r sin थीटा होगा। अब जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा अलोंग द सरफेस होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा हमारा अलोंग द सरफेस होगा, तो इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके बताऊँ डायग्राम, दोबारा आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है। तो ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड है कि जो आपकी जो आउटर एज है वो इनर एज के साथ में थीटा एंगल बना रही है, ये आउटर एज है और ये आपकी इनर एज है। तो यहाँ पे आपकी कार है मान लो, तो इसका जो वेट होगा mg, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो आपकी अलोंग द नॉर्मल r होगी, नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है। तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं r को। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज़ द r cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा दिस इज़ द r sin थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो ये एंगल भी जो है ये आपका थीटा होगा। तो यानी कि जो हमारी कार जो है रोड पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है जो किसके बराबर है, mg के बराबर है। mg इज़ द वेट, तो वेट जो है वो हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और जो आपकी रोड है वो भी गाड़ी के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगाएगी, यानी कि ये हमारा सरफेस है, रोड का सरफेस है, तो ये गाड़ी के ऊपर जो रिएक्शन लगाएगी ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस r को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये r cos थीटा जो हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और r sin थीटा जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब इसमें हमारा एक फोर्स और है, इसमें हमारा कौन सा फोर्स है, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके अलोंग होगा, बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो टायर्स और रोड जो है उनके कांटेक्ट के अलोंग होगा, तो ये उनका कांटेक्ट है, टायर्स और रोड का जो कांटेक्ट है ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो इसको भी दो कंपोनेंट में हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम क्या लिखेंगे, f cos थीटा, एंड दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम को, यहाँ पे आपकी कार थी, उसका जो वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो गाड़ी ने रोड के ऊपर जो एक्शन लगाया mg वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो रोड गाड़ी के ऊपर जो रिएक्शन लगाएगी नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ये r जो है ये नॉर्मल टू द सरफेस है। इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका r cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपका r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा फ्रिक्शन है वो हमारा अलोंग द ये रोड है, अलोंग द रोड है ऐसे। तो यानी कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये जिसको हम लिखेंगे f sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा r को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, r cos थीटा एंड r sin थीटा,
और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को भी हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा, और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है उसको भी हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो आई होप सभी को ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये आर नहीं बचा, अब हमारे पास ये दो कंपोनेंट हैं, एक आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, और एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम था, ये वाला डायग्राम आपको देखना है। यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैंने अभी समझाया है। तो इसमें जो आपका वेट होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है, जो वेट है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, इसको आपने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। तो ये वाला जो हो गया आपके पास आर कॉस थीटा, और ये हो गया आपके पास आर साइन थीटा। इसके बाद जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है आपका इसके अलोंग है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी आपका इसके अलोंग है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको भी आप दो कंपोनेंट में तोड़ लोगे। तो ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो यही जो है इस डायग्राम में बनाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है आपका आर कोस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आर कोस थीटा हो गया, और ये नीचे हो गया आपका एम जी और एफ साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हो गया आपका आर साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया आपका। बस सिंपल इसमें आपको यही करना है कि जो आपका आर है उसको आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, ठीक है। तो आर वाला जो था उसको आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, यहाँ पे आर वाले कंपोनेंट को आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, ठीक है। ऐसे ही जो आपका फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन आपका ऐसे था, ये आपका फ्रिक्शन है, इसको भी आपने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। तो ये वाला जो कंपोनेंट था ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, और ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है उसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, और ये जो हमारा आर वाला फोर्स था इसको भी हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। तो इसको हमने लिखा ये वाला जो था आर कोस थीटा, और ये वाला हमने लिखा आर साइन थीटा। तो आई होप अब सभी को क्लियर हो गया होगा, ये वाला एंगल आपका थीटा है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लिया, और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है उसको भी हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लिया। तो अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो आर कोस थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कोई भी, यहाँ की वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कोई भी गाड़ी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट आपका नहीं है, नो मूवमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट और ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका आर कोस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इसका मतलब आर कोस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 अभी मैंने बताई है कि जो बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी आपका एक्सेलेरेशन नहीं है, तो इसके अलोंग के जो फोर्स हैं वो जीरो होंगे। इसका मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे आर कोस थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमें फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये दोनों फोर्स। कौन कौन से, यानी कि ये जो फोर्स है आपका एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, ठीक है। तो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है तो ये दोनों तो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, और जो ये दोनों फोर्स हैं आपके एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
horizontal component of frictional force and vertical component of normal reaction will provide the necessary centripetal force and that will be equal to mv square by r। तो यही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है फिर आपकी कि जो r साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा होगा ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हमें क्योंकि पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका एफ इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एम इंटू जी, क्योंकि आर किसके बराबर है, एम इंटू जी। तो ये पता है हमें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू एस इंटू आर होता है और इसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एम जी। तो जहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स एफ होगा वहाँ पे हम म्यू एस इंटू एम जी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 46 जो थी आपकी, इक्वेशन नंबर 46, तो यहाँ पे आप क्या इसको लिखोगे, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ को हम क्या लिख लेंगे, म्यू एस इंटू एम इंटू जी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, म्यू एस इंटू एम जी के बराबर होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे आगे आपके पास आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर अभी हमने जो ऊपर देखी ऐसे ही हम इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस वाली इसकी जगह ये वाला जो एफ है इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, म्यू एस इंटू एम इंटू जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर आपकी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम इस वाली इक्वेशन में आर को कॉमन ले लेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें फिर क्या किया, यहाँ पे आर को कॉमन ले लिया इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम आर को कॉमन ले लेंगे, ये वाली जो इक्वेशन आपकी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन में आपने क्या किया है, आर को कॉमन लिया है। इस वाली इक्वेशन में अगर आप आर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इस वाली इक्वेशन में अगर हम आर को कॉमन लें तो आर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम। इस वाली इक्वेशन में आर को कॉमन लिया गया है, तो जैसे इस इक्वेशन में हम आर को कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, और यहाँ से फिर हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने आर को कॉमन लिया और आर से हमने आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली इस वाली इक्वेशन से। इस वाली इक्वेशन से हमने आर को कॉमन लेके आर की वैल्यू ये निकाल ली, एम जी अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन है इसमें हम आर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले हम इस वाली वैल्यू में से आर कॉमन ले लें, तो जैसे ही हम इस वाली वैल्यू में से हम आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और फिर ये वाली आर की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वाली आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले आर में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो आर की वैल्यू हमने निकाली है इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली आर की वैल्यू इस वाली आर की वैल्यू में हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एम जी, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपका जो है एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी तो इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आर है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है आपका आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एम से एम आपका कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास वेलोसिटी की, आर जी। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन जो ये है हमारे पास, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी
साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब हम ऊपर नीचे हम क्या करें इसको, अगर हम कोस थीटा से डिवाइड कर दें, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दें, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका टेन थीटा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो ये बना आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जब भी आप बैंकिंग ऑफ रोड करते हो तो उसमें जो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर हाफ। तो यही हमने निकाला अभी वी स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, यही हमने निकाला है कि जो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, आर जी, ठीक है, इंटू म्यू एस इंटू टेन आर जी इंटू ये हमने निकाला अभी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमने निकाला है इसमें। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इस वाले फिगर में हमने निकाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें हमने देखा कि जो हमारी आउटर एज होती है बैंकिंग ऑफ रोड में, कि जो हमारा आउटर एज होता है उसको हम रेस कर देते हैं, जो रोड का हमारा बाहरी हिस्सा होता है उसको हम अंदरूनी हिस्से से, जो इनर एज होता है उसको हम थीटा एंगल से उठा देते हैं, इसी को ही हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे ये हमारा इतना ज़्यादा उस पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए, तो फिर यहाँ से हमने देखा कि बहुत सारे आपके जो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे हमने आर को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, फ्रिक्शनल फोर्स को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यानी कि इसके फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हमने निकाली यहाँ से। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो आपके वर्टिकल जो आपके फोर्सेस हैं आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमने जो है एफ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो हमने क्या रखी, म्यू एस इंटू आर रखी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। फिर इस इक्वेशंस में से हमने आर को कॉमन लेके हमने आर की वैल्यू निकाली, और ये वाली आर की वैल्यू जो है हमने इस इक्वेशन में पुट की। तो इनको रीअरेंज करके हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकली है वी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा। तो अगर हमने देखा था कि अगर आपकी थीटा एंगल से रोड आपकी नहीं उठी है, दोनों ही आपकी सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी बहुत ही कम होती है। और फिर इसमें हमने देखा जब हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, यानी कि आउटर एज को हम थीटा एंगल से अगर उठा देते हैं, तो व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड आती है वो कितनी आती है, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा की पावर हाफ। यानी कि इस केस में जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है व्हीकल की, वो आपकी क्या आती है, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। तो ये जो है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है व्हीकल की बैंक रोड पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें म्यू एस की वैल्यू को, तो इसमें हम कह सकते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, मैंने अभी बताया कि जब आप फर्स्ट केस में जो हमने किया उसमें जो हमारी मैक्सिमम स्पीड है वो कम होती है, और जो हमने बैंक्ड रोड में किया उसमें हमारी वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। यानी कि बैंक्ड रोड में जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो अनबैंक्ड वाला हमने किया था उसमें वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वी फाइंड दैट मैक्सिमम स्पीड विद विच ए कार कैन टेक टर्न्स ऑन ए बैंक्ड रोड विदाउट स्किटिंग इज ग्रेटर देन ऑन ए फ्लैट रोड। ठीक है, अगर आप फ्लैट रोड पे चल रहे हो तो टर्न की जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपकी बहुत कम होती है, लेकिन जब आप बैंक्ड रोड पे टर्न ले रहे हो तो आपकी जो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए जो है आपकी बैंकिंग ऑफ रोड की जाती है, ताकि टर्न पे आप मैक्सिमम स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगर हम एक स्पेशल केस इसमें लिया गया है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपका ज़ीरो है, म्यू एस की वैल्यू अगर ज़ीरो है, इसका मतलब कि रोड आपकी परफेक्टली स्मूथ है।
तो इसमें अगर रोड आपकी परफेक्टली स्मूथ है तो म्यू एस की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर दें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, तो अगर इस वाले फॉर्मूले में हम म्यू एस की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो यानी कि रोड आपका फ्रिक्शनल है, इसमें जो है परफेक्टली स्मूथ है, म्यू एस की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ऑप्टिमल वेलोसिटी हम इसको कहते हैं, और ये आएगी आपकी आर जी टेन थीटा की पावर हाफ। तो ये आपकी ऑप्टिमल स्पीड होती है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा की पावर हाफ। दिस इज द स्पीड एट विच बैंक रोड कैन बी राउंडेड इवन व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपका कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तब भी अगर आपने रोड को बैंक्ड किया हुआ है तब भी आप इतनी वेलोसिटी से जो है ले सकते हो स्पीड जो है बैंक्ड रोड पे आपके जो है टायर्स को, वो नो वियर एंड टियर, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो आपके टायर्स जो हैं वो भी आपके ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आप कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी जो कार के टायर्स हैं वो नो टियर एंड द वियर होंगे। तो जो ऑप्टिमल स्पीड होगी, जिसको इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल स्पीड, ठीक है, कि जब आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, रोड परफेक्टली स्मूथ है, तो उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है इसको हम कहते हैं v0, और ये किसके बराबर आएगी, आर जी टेन थीटा की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ से फिर v0 स्क्वायर अगर हम इस दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आपका v0 स्क्वायर आर जी टेन थीटा, और यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, v0 स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। तो यहाँ से जो है हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द टेन थीटा इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये कि आज हमने आज के आर्टिकल में कि जो बैंकिंग ऑफ रोड है उसमें हमने जब हम फ्लैट रोड पे चलते हैं, फ्लैट रोड पे तो आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपकी कम होती है, उसकी वैल्यू हमने देखी कि म्यू एस इंटू आर जी होती है। लेकिन हमने देखा कि जब हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, यानी कि जो आउटर एज है वो आपका इनर एज से थीटा एंगल से अगर हम उठा देते हैं तो जो टर्न पे आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की वो आपकी बढ़ जाती है, और वो कितनी हो जाती है, ये। तो ये फार्मूला आपको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड। और फिर हमने स्पेशल केस देखा कि अगर आपका म्यू एस 0 हो जाता है, इसका मतलब रोड आपकी परफेक्टली स्मूथ है, तो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल स्पीड। और यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, स्पीड इतनी आप ले सकते हो। और यहाँ से हमने निकाला कि जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, v नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था ये आज का टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पे कल वाले जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसमें इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको बार बार रीड करना है, और इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम कल वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।